सब्सक्राइब कीजिए ध्येय आईएएस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, मैं सुनील वर्मा ध्येय आईएएस टीम की ओर से आपका स्वागत करता हूं ध्येय टीवी पर। हम बात करेंगे डेली करंट अफेयर्स के अपने प्रोग्राम पर, जैसा कि हम प्रतिदिन करते आए हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे इस्लामिक सहयोग संगठन अर्थात ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, जिसको शॉर्ट में हम ओआईसी के नाम से भी जानते हैं। देखेंगे आखिर ओआईसी इस समय क्यों चर्चा में है, क्यों ऐसा कहा जा रहा है कि ओआईसी टूट सकता है, ओआईसी के टूटने में भारत की क्या भूमिका है, क्यों भारत पर कुछ आरोप लगाए जा रहे हैं, साथ ही साथ अगर ओआईसी टूटता है तो भारत के लिए क्या संभावनाएं और चुनौतियां हैं, इसको काफ़ी डायनेमिक तरीके से हम डिस्कस करेंगे। आइए हम इसके मिनट्स को समझते हैं, थोड़ा कुछ बेसिक चीज़ों को समझ लें जिससे टॉपिक पर हमारी पकड़ मजबूत हो सके। हम एक शब्द समझते हैं अंतर सरकारी संगठन, जिसको हम इंग्लिश में इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जानते हैं। अर्थात जब हम शब्द यूज करते हैं इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, तो हमारा तात्पर्य किसी ऐसे संगठन, इकाई, यूनिट से होता है जिसमें दो या दो से अधिक राष्ट्र शामिल हुए हों और उन्होंने इसकी स्थापना की हो और वह स्थापना किसी संधि के तहत की हो और उनका उद्देश्य कुछ कॉमन हो जिसको वह अचीव करना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल, भारत और कुछ अन्य देश मिलकर कहें कि हम जो है कि इस संगठन की स्थापना कर रहे हैं, इस संधि के तहत कर रहे हैं, ये हमारे कुछ कॉमन जो है कि गोल होंगे, इनको हम अचीव करेंगे, तो इस प्रकार के संगठन को कहेंगे अंतर सरकारी संगठन। प्रश्न आएगा, अंतर सरकारी संगठन का जिक्र मैंने क्यों किया? इसका उत्तर यह है कि इस्लामिक सहयोग संगठन संयुक्त राष्ट्र के बाद दूसरा सबसे बड़ा अंतर सरकारी संगठन है, तो कहीं ना कहीं यह काफ़ी महत्वपूर्ण संगठन है और इसकी स्थापना 25 सितंबर 1969 को रबात में हुई थी और इस समय एक ऐतिहासिक शिखर सम्मेलन बुलाया गया था और 1969 में यहीं पर क्या हुआ था, इसकी स्थापना हुई थी। इसकी जो पहचान है वह है मुस्लिम समुदाय की सामूहिक आवाज़ के रूप में यह अपनी पहचान रखता है और इसके सदस्य देशों की संख्या 1-2 नहीं है, 57 है और इसमें से 40 देश ऐसे हैं जो मुस्लिम बहुल वाले देश हैं। इसका मुख्यालय सऊदी अरब के जिद्दा में है। रूस और थाईलैंड जैसे देश इसके पर्यवेक्षक राष्ट्र हैं। बांग्लादेश की तरफ से भारत के लिए भी कहा गया था कि भारत को भी पर्यवेक्षक राष्ट्र बनाया जाए, लेकिन क्या हुआ था, पाकिस्तान ने साफ कह दिया कि यदि क्या होगा, भारत इसमें शामिल होगा किसी भी तरह से तो हम इसका विरोध करेंगे, हम इससे बाहर भी हो सकते हैं। पाकिस्तान का बाहर होना, चूंकि वह संस्थापक सदस्य है, तो दूसरे अन्य देश भी क्या हो सकते हैं, बाहर हो सकते हैं। इसलिए जो ओआईसी है वो भी भारत को सदस्यता को लेकर काफ़ी जो है कि पॉजिटिव नहीं दिखाई देता। खैर, हमें उसकी ज़रूरत भी नहीं थी, क्योंकि हुआ क्या था, जैसा कि मैंने आपको बताया ना कि 25 सितंबर 1969 को इनकी जो पहली बैठक हुई थी उस समय भारत को आमंत्रित किया गया था और भारत के तरफ से अगर कोई बड़ा प्रतिनिधिमंडल गया होता और उस प्रतिनिधिमंडल ने बात रखी होती तो हम उसके सदस्य होते, लेकिन भारत ने इसकी आवश्यकता को नहीं समझा और उसके कारण जो है कि भारत इसका सदस्य नहीं बना। हालांकि सदस्य ना बनने के पीछे एक कारण पाकिस्तान भी है, क्योंकि जब 1969 में भारत को बुलाया गया था तो पाकिस्तान ने ये कहा कि यदि भारत इसमें शामिल होता है तो ना सिर्फ हम इसका बहिष्कार करेंगे बल्कि हम इसका विरोध भी करेंगे। तो कहीं ना कहीं जो ओआईसी की जो
स्थापना हो रही थी, उसी समय वो टूट जाता, इसलिए भारत को लेकर जो है कि ओआईसी ने बहुत दिलचस्पी भी नहीं दिखाई और भारत ने खुद भी कोई प्रयास नहीं किए। तो जैसा चल रहा था सभी देशों के साथ भारत ने किसी बिना संगठन से जुड़े हुए अपने संबंधों को आगे बढ़ाया। तो कुल मिलाकर जो है कि बांग्लादेश की तरफ से प्रपोजल आया था, लेकिन जो है कि पाकिस्तान की वजह से जो है कि भारत इसका पर्यवेक्षक राष्ट्र नहीं बन पाया। ओआईसी का जो शिखर सम्मेलन का आयोजन होता है प्रत्येक 3 वर्ष पर होता है, लेकिन इनके मंत्रियों की बैठक, अन्य जो है कि कार्य प्रणालियों की जो बैठक है वो समय समय पर होती रहती है। ओआईसी के जो विदेश मंत्रियों की प्रथम बैठक हुई थी वह 1970 में संपन्न हुई थी और इसके चार्टर को 1972 में अपनाया गया था। वर्ष 2011 में अस्ताना कजाकिस्तान में हुई 38th जो बैठक हुई थी उसके दौरान इसका नाम परिवर्तन किया गया। पहले जो इसका नाम था वह था ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द इस्लामिक कॉन्फ्रेंस, और अब उसके बाद क्या कर दिया गया 2011 के बाद, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन अर्थात इस्लामिक सहयोग संगठन। जो वर्तमान हम नाम जानते हैं ना इस्लामिक सहयोग संगठन, यह कब आया है? वर्ष 2011 के बाद आया है, जो 38th जो है कि बैठक हुई थी। इसका जो प्रमुख उद्देश्य है वो क्या है उसको समझिए। प्रमुख उद्देश्य है विभिन्न देशों के लोगों के बीच अंतर्राष्ट्रीय शांति और सद्भाव को बढ़ावा देना, अर्थात अंतर्राष्ट्रीय शांति और सद्भाव को बढ़ावा देना पहला टारगेट है, और उसी के साथ जुड़ा हुआ है मुस्लिम समुदाय के हितों का संरक्षण करना, अर्थात इस प्रकार की नीति अपनाना जिससे अंतर्राष्ट्रीय शांति और सद्भाव मेंटेन हो सके और मुस्लिम समुदाय के हितों की रक्षा हो सके। अब इसके लिए क्या करते हैं कि कहीं पर कोई भी मुस्लिम समुदाय से संबंधित मुद्दा होता है तो उसमें समन्वय स्थापित करते हैं, एक दूसरे का सहयोग करते हैं, साथ ही साथ धार्मिक स्थलों की सुरक्षा के प्रयास भी ये करते हैं। जैसे जब हमारे यहाँ बाबरी मस्जिद का केस आया था तो उस समय ओआईसी जो है कि भारत के काफ़ी खिलाफ तक गया था, और ये चीज़ें होती रहती हैं। जैसे अभी जो है कि नागरिकता जो है कि कानून जब हम लेके आए नया वाला, तो हमने जो पुराना कानून था उसकी तुलना में कुछ लोगों ने उसको दुष्प्रचारित किया कि वो क्या है मुस्लिम समुदाय के हितों को संरक्षित नहीं करता, तो उस समय भी बात उठी थी। तो कहीं ना कहीं क्या होता है कि यह जो मुस्लिम हितों को लेकर आगे बढ़ते हैं, ये जो संगठन है मुस्लिम समुदाय की गरिमा, स्वतंत्रता और राष्ट्रीय अधिकारों की सुरक्षा करने के लिए जाना जाता है, और उनके संघर्षों में भी एक दूसरे के साथ खड़े होने का प्रयास करते हैं। लेकिन इन सभी चीज़ों को करने के लिए ऐसा नहीं है कि सब कुछ कर पाते हैं, आगे चल के मैं बताऊंगा काफ़ी इसमें भी दिक्कतें हैं। ये सदस्य देशों के मध्य उत्पन्न होने वाले विवादों का समाधान करने का भी ये क्या करते हैं जो है कि प्रयास करते हैं, और साथ ही साथ ये स्वतंत्र है कि कब कौन सा निर्णय लेना है, अर्थात किसको सदस्य बनाना है या नहीं बनाना। जैसे भारत के संदर्भ में कहा गया उस तो पाकिस्तान ने आपत्ति दर्ज की तो नहीं बनाया गया, तो इसी तरह से जो है कि ये स्वतंत्र है किसको सदस्य रखना नहीं रखना। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं कि 1979 में क्या किया गया था, मिस्र ने जब इजराइल के साथ एक संधि कर लिया था तो इजराइल के अगेंस्ट में था ओआईसी, तो मिस्र को क्या कर दिया गया, उसकी सदस्यता से वंचित कर दिया गया। लेकिन 1989 में पुनः उसे क्या कर लिया गया था, शामिल कर लिया गया था। लेकिन ओआईसी जो है कि जब से इसकी स्थापना हुई है तब से अगर हम कार्यों का मूल्यांकन करें तो बहुत हमें शानदार एग्जाम्पल देखने को नहीं मिलते। उसके पीछे कारण क्या है कि इनके भीतर अपनी जो राजनीतिक जो विरोधाभास हैं, जो मतभेद हैं, जो संघर्ष हैं, वो काफ़ी ज़्यादा है। जैसे एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, यह गैर सदस्य देश में मुस्लिम हितों की बात करता है संगठन, और करना भी चाहिए, लेकिन ये क्या करते हैं कि जो मध्य पूर्व वाले क्षेत्र हैं, जो गल्फ कंट्री वाले क्षेत्र हैं, या जो अफ्रीका वाले क्षेत्र हैं, वहाँ पर आपने सिया सुन्नी संघर्ष देखा होगा, लेकिन उस पर ये क्या करते, कोई काम नहीं करते हैं। इसी के साथ जो है कि जब भी कोई क्या होता है, कोई ऐसा प्रस्ताव लाया जाता है जो ओआईसी के हित में हो, लेकिन कोई एक सदस्य देश अगर उससे सहमत नहीं तो वीटो पावर यूज कर लेता है। जैसे अगर हम कहें कि अगर ओआईसी चाहे कि हम क्या करते हैं कि साइंस के क्षेत्र में हम कुछ बहुत बड़ा करना चाहते हैं, और कोई जो है कि उसमें रूढ़िवादी देश हो, या जो है कि वो ना चाहे कि साइंस का इतना विकास किया, वो वीटो पावर यूज कर सकता है। तो जब आप समझिए जब वीटो पावर सबके पास है और सहमति नहीं बन पाएगी तो संगठन कैसे इफेक्टिव रूप से काम कर पाएगा। कई समीक्षकों का तो यहाँ तक मानना है कि शायद इस्लामिक पहचान के अलावा कोई दूसरा कारक नहीं है जो ओआईसी के सदस्य देशों को एक दूसरे के साथ जोड़ सके। इराक, मध्य पूर्व और अफ्रीकी क्षेत्र में जो बाहरी हस्तक्षेप बढ़ा है, जो विदेशी शक्तियों का हस्तक्षेप बढ़ा, उसको देख के समझ सकते हैं। वो कैसे समझ सकते हैं कि जब वहाँ पर कहीं पर अमेरिका का कंट्रोल है, कहीं पर फ्रांस का, कहीं पर ब्रिटेन का है, और वो सभी देश अपने अपने हिसाब से क्या कर रहे हैं, वहाँ के देशों के
राजनीतिक मामलों को डील कर रहे हैं, तो ओआईसी कहीं ना कहीं नहीं आपको लगता कमज़ोर पड़ा? क्यों इसलिए कमज़ोर पड़ा? क्योंकि होता क्या है कि जो देश वहाँ पर अपना नियंत्रण रखते हैं, जैसे अमेरिका है, ब्रिटेन, वो वहाँ की पॉलिसी को भी तो क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो बहुत ज़्यादा ये सफल नहीं रहे, लेकिन फिर भी 1969 में जब इनकी बैठक हुई थी, तो जैसा कि मैंने बताया कि भारत को आमंत्रित किया गया था, और भारत ने जो है कि भारत की सदस्यता की बात रखी गई थी, लेकिन पाकिस्तान उस समय दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश था, और उसके तत्कालीन जो राष्ट्रपति थे जनरल आहिया खान, उन्होंने धमकी दी थी कि अगर भारत को सदस्यता दी गई तो इस सम्मेलन का बहिष्कार करेंगे। तो इस सम्मेलन के बहिष्कार करने से देखिए हुआ क्या कि भारत तो शामिल नहीं हुआ, लेकिन ऐसा इसकी वजह से ये नहीं हुआ कि भारत ने सबसे संबंध खराब कर ली। ओआईसी के जितने देश हैं उनसे हम भले ही एक ऑर्गेनाइजेशन के रूप में नहीं जुड़े हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे जो है उनके साथ आर्थिक और सांस्कृतिक संबंध तो हैं। तो अब देखिए मैंने भारत का जिक्र इसलिए किया कि दरअसल हुआ क्या था कि 1969 के बाद वर्ष 2019 में विदेश मंत्रियों की एक बैठक आयोजित की गई थी, और इसमें गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में भारत को आमंत्रित किया गया था। और उस समय पाकिस्तान ने काफ़ी विरोध किया, और विरोध किया लेकिन वो सफल नहीं हो पाया। और जब इस बैठक में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज जी जब शामिल हुई, तो उसमें उन्होंने एक ही चीज़ कहा कि ओआईसी को और या किसी भी संगठन को कुछ मुद्दों पर सहमत होने की ज़रूरत है कि हमें आतंकवाद का खात्मा करना है, किसी भी प्रकार की अशांति के हमें खिलाफ जाना है। क्योंकि इनका जो उद्देश्य है ओआईसी का, वो तो वही है ना कि हमें क्या करना है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सद्भाव को बढ़ाना और देना है। तो ये बातें जब उन्होंने की, उसके दूसरे दिन बाद ही क्या हुआ सोचिए कि हमको बुलाया जाता है, हम अपनी बात भी वहाँ पर रखते हैं। उसके दूसरे दिन बाद ही ओआईसी ने जम्मू कश्मीर पर एक प्रस्ताव पारित कर कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान का क्या कर दिया, समर्थन कर दिया है। तो ओआईसी कहीं थोड़ा सा टाइपिंग एरर है, उसको समझ लीजिएगा। तो कुल मिलाकर मैं जो है कि क्या किया गया, पाकिस्तान का समर्थन किया, और साथ ही साथ भारत के ऊपर यह आरोप लगाया गया कि भारत जो क्या करता है, कश्मीर में मानवाधिकार का हनन करता है। जब ये बातें आई तो भारत ने इन प्रस्तावों का खंडन किया और ये कहा कि भारत का आंतरिक मामला है, ओआईसी को इसमें हस्तक्षेप नहीं देना। अब देखिए यहीं से क्या होता है कि जो है कि ओआईसी में फूट पड़नी चालू हो जाएगी। अब हुआ क्या है कि कई देश थे, जब ये प्रस्ताव जो है कि लाया गया तो वो कह रहे थे कि भारत पे आप प्रतिबंध लगाओ, संबंध विच्छेद कर लो ओआईसी से। लेकिन ओआईसी में मैंने क्या बताया कि जब तक कोई सदस्य देश, एक भी सदस्य देश सहमत नहीं होगा तो कोई प्रस्ताव पर सहमति नहीं हो पाएगी। तो इसके कारण जो ओआईसी के सदस्य थे, उस देश हैं, उनके साथ भारत के संबंध अच्छे हैं, और वो सभी चीज़ों को देख रहे थे, समझ रहे थे कि जैसा पाकिस्तान के द्वारा बताया जा रहा है वैसा ठीक नहीं है। तो कई देश जैसे पाकिस्तान, तुर्की और मलेशिया का मानना था कि ओआईसी भारत उतना नहीं दबाव डाल पा रहा जितना जरूरी था। तो भैया दबाव कितना डालोगे, आप हमारे खिलाफ प्रस्ताव पारित कर रहे हो, ये क्या जो है कि छोटी बात है? आपको तो ये भी नहीं करना चाहिए। खैर कुल मिलाकर जब नागरिकता संशोधन कानून आया तो उस समय भी ओआईसी ने कहा कि हम भारत में हो रहे हालिया घटनाक्रम को करीब से देख रहे हैं, और नागरिकता के प्रश्न पर अल्पसंख्यक हितों की उन्होंने बात उठाई। भारत ने उनको कहा कि आप निश्चिंत रहिए, आश्वासन दिया कि ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी, हमने जो कानून बनाया है उसका दुष्प्रचार किया गया है। लेकिन जो है कि क्या हुआ, ये जो नागरिकता संशोधन कानून आया, यहीं से चीज़ें क्या होंगी, काफ़ी अलग जाती हुई दिखाई देंगी। अभी देखिए ओआईसी कुछ ज़्यादा, भले ही जैसे एक प्रस्ताव ला दिया गया, उसमें कह दिया गया कि कश्मीर के मुद्दे पर जो है कि हम पाकिस्तान का समर्थन करते हैं, लेकिन खुले तौर पे कोई सदस्य देश क्या करता है, इस चीज़ को नहीं कहता है। आपने जो है कि नागरिकता संशोधन कानून हो या कश्मीर का मुद्दा हो, 370 हो, उस पर बहुत से देशों को आपने बोलते हुए नहीं देखा होगा। हाँ, जो पाकिस्तान के साथ वाले देश हैं वही क्या है, कभी कभी बोलते हैं। खैर ओआईसी पर अभी है क्या कि सऊदी अरब और यूएई का दबदबा है, जिससे बहुत से देश खुश नहीं है। और खुश ना होने वाले देशों में पहला नाम है पाकिस्तान, दूसरा है तुर्की, तीसरा है मलेशिया, बाकी कुछ ऐसे ही देश और हैं। तो इन देशों का मतलब ये रहता है कि ओआईसी भारत को जो है कि एकदम बाइकाट कर दे। ओआईसी अगर ऐसा करेगा तो उसका ही तो क्या होगा, नुकसान होगा। ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ हम ही व्यापार करते हो, हमसे व्यापार नहीं करते। कई मिलाकर कई चीज़ें इसकी बात आई, और कई बार इस्लामिक देश के जो अन्य देश हैं इस्लामिक समूह के, उन्होंने कहा कि जो ओआईसी है इसकी प्रासंगिकता अब ठीक नहीं रही, इसको समाप्त कर देना चाहिए। और दरअसल समाप्त नहीं करना चाहते थे, वो नया संगठन बनाना चाहते थे। ये कैसे सामने आया, 19-20 दिसंबर को मलेशिया के कुआलालंपुर में एक समिट हुआ, और इसमें कहा गया इस्लामिक जो है कि आवाज़ को अब नया मंच देने की आवश्यकता है।
और जो कुआलालंपुर समिट हुआ था ना, इसका जो पूरा प्लान बनाया था किसने बनाया था? पाकिस्तान ने बनाया था। और साथ ही साथ जो मलेशिया के प्रधानमंत्री हैं महातिर मोहम्मद जो उस समय थे उन्होंने बनाया था। और तुर्की के राष्ट्रपति जो है कि एर्दोगन ने बनाया था। और उसमें ये बात कही गई कि मलेशिया में जो हम समिट कर रहे हैं इसके बाद एक नया मंच बना सकते हैं, क्योंकि सऊदी अरब को डर था कि ओआईसी टूट ना जाए और उसको दोनों चीज़ों को हैंडल करना था, अर्थात अपने सदस्य देशों को भी और भारत के साथ संबंधों को। तो भारत के साथ उन्होंने संबंधों को खराब नहीं किया, ओआईसी को इससे कोई दिक्कत भी नहीं हुई क्योंकि सभी चीज़ें क्या थी, क्लियर थी। लेकिन कहीं ना कहीं सऊदी अरब ने ये कहा कि अगर पाकिस्तान भी इसमें शामिल हो जाता है कुआलालंपुर समिट में तो थोड़ा सा चुनौतियां बढ़ जाएंगी, इसलिए सऊदी अरब ने पाकिस्तान से मना कर दिया कि आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से पाकिस्तान जाने से तो पाकिस्तान को रोक दिया, लेकिन पाकिस्तान के मन में कुछ और चल रहा था। और यह चल रहा था कि जो है कि वह ओआईसी अर्थात सऊदी अरब यूएई आगे आकर क्या करें, भारत का विरोध करें, और ये दोनों देश भारत के खिलाफ आने वाले नहीं थे। कुल मिलाकर जो है कि बातें काफ़ी बढ़ी और उसी में तुर्की के जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने कहा कि सऊदी अरब ने पाकिस्तान को आर्थिक प्रतिबंध की धमकी दी थी, इसलिए इमरान खान शामिल नहीं हुए। तो ये उनका मामला है कि किस चीज़ की धमकी दी थी और क्या चीज़ें थी। अब जो है कि पाकिस्तान उसी के बाद से क्या चाह रहा है कि ओआईसी की तरफ से एक ऐसी बैठक की मांग कर रहा है जिसमें कश्मीर के मुद्दे को बुलाया जाए, उठाया जाए और कड़े कदम उठाए जाए। इसलिए नहीं होने वाला है क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था देखिए, हाँ हम ये मानते हैं कि आपके पास पेट्रोल है लेकिन और क्रूड ऑयल है, कच्चे तेल हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि कहीं और नहीं है। और दूसरा, वो आप हमें फ्री में तो देते नहीं, वो तो आपके व्यापार का क्या है, एक भाग है। तो खैर ये सब चीज़ें आती रहीं। दरअसल पाकिस्तान बार बार की जो उसकी मंशा ये रहती है कि अनुच्छेद 370 पर भारत को गलत साबित किया जाए और सभी तरह के संबंध भारत से क्या कर लिया जाए, विच्छेद कर लिया जाए। और इसी के कारण क्या हो रहा है, ये सभी चीज़ें बढ़ती जा रही हैं। वहीं पर जो सऊदी अरब है, यूएई है, वो क्या चाहते हैं कि भारत के साथ संबंध मजबूत रहें, इसलिए वो भारत के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाना चाहते। और पाकिस्तान ने ओआईसी से कहा है कि वह यदि ओआईसी पाकिस्तान का साथ नहीं देता है तो ये एक अलग मंच का निर्माण कर सकता है। अर्थात अब पाकिस्तान खुलकर क्या हो गया है, सामने आ गया, वो कह रहा है कि हम जो है कि अलग संगठन बना सकते हैं। ओआईसी के कई सदस्य देश पाकिस्तान के अनुसार उस जो है कि ओआईसी की कार्ड प्रणाली से खुश नहीं है और इसमें नामुमकिन का लेते हैं, तुर्की आ सकता है, अजरबैजान आ सकता है, ईरान, मलेशिया। अर्थात जो सऊदी अरब से जो उसका जो डोमिनेंट नेचर है उससे जो देश दुखी हैं तो पाकिस्तान का कहना उनके साथ। लेकिन हम कह रहे हैं कि जितने देशों के नाम है, दो चार देश और आ जाएं तो उनके एक साथ आने से क्या जो है जम्मू कश्मीर की स्थिति, अनुच्छेद 370 में परिवर्तन की स्थिति, या जो नागरिकता संशोधन कानून, क्या उसमें कुछ परिवर्तन आ सकता? नहीं आ सकता ना। तो ओआईसी भी इस चीज़ को समझ रहा है, वह चाह रहा है कि इसीलिए हम क्या करें कि भारत जैसे देश के साथ संबंध मेंटेन करके चलें, इलॉजिकल प्रस्ताव ना लाएं। लेकिन पाकिस्तान कह रहा है कि नहीं, हम तो ऐसा लाएंगे। तो जब उसने ये कहा कि हम अलग मंच का निर्माण कर सकते हैं तो सऊदी अरब ने पाकिस्तान के इस स्टेटमेंट पर क्या किया, प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि हमने जो आपको जो है कि सहायता दी थी उस सहायता को वापस ले रहे थे। दरअसल हुआ क्या था, नवंबर 2018 में पाकिस्तान को $6.2 बिलियन की सहायता देने की बात की गई थी सऊदी अरब ने, और इसमें कहा गया था 3.2 बिलियन तेल के आयात के था और 3 बिलियन लोन का था। मैं आसान शब्दों में समझाऊं कि 6.2 बिलियन राशि सहायता देने की बात सऊदी अरब ने की। इसमें से कहा कि 3.2 बिलियन जो ये हम आपको पैसा दे रहे हैं इसका यूज कर सकते हैं, इतने पैसे का आप हमारे जो है कि कंपनियों से, जो सरकारी कंपनियां उनसे तेल मंगा लीजिएगा और आप पेमेंट बाद में करता रहिएगा। और कितना क्या तेल मंगा सकते थे, $3.2 बिलियन का, और 3 बिलियन का कहा उन्होंने कि हम आपको लोन दे देते हैं। तो इस तरह से 6.2 बिलियन काफ़ी बड़ी राशि थी। लेकिन जब पाकिस्तान ने जो है कि सऊदी अरबिया के खिलाफ, ओआईसी के खिलाफ बोलना चालू किया तो उन्होंने कड़ा कदम उठाया। सऊदी अरब ने न सिर्फ अपने पैसे वापस मांगने चालू कर दिए हैं बल्कि पाकिस्तान को जो सहायता दी जा रही थी, अर्थात जो $3.2 बिलियन की तेल आयात की जो सुविधा दी गई थी कि आप बिना पैसे के हमसे मंगा लीजिएगा, बाद में पैसे देते रहिएगा, उसको भी क्या कर दिया है, कैंसिल कर दिया है। अब इससे क्या हो सकता है कि यूएई और जो है कि सऊदी अरबिया के संबंध बहुत अच्छे हैं, तो यूएई ने भी पाकिस्तान को तेल आयात की सुविधा दे रखा है, तो आने वाले समय में वो भी क्या कर सकता है, ऐसे ही कदम उठा सकता है। तो इससे पाकिस्तान के पास क्या विकल्प होगा, उसके पास एक ही विकल्प है, वह क्या करे
करे कि चाइना के साथ, चाइना से पैसा लेकर वह क्या करे, सऊदी अरबिया के पैसे दे दे। लेकिन सऊदी अरबिया के पैसे सिर्फ दे देने से चीज़ें तो आगे नहीं बढ़ेंगे। तो उसका कहना है कि हम क्या करेंगे, एक नया संगठन बनाएंगे, और नया संगठन बनाने के लिए सदस्य देश चाहिए, तो उनके अनुसार कुछ देश आ भी जाएंगे। अब प्रश्न ये आएगा कि जब ओआईसी का टूटना लगभग तय है तो इसमें भारत की भूमिका क्या रही। तो भारत की भूमिका सिर्फ और सिर्फ ये रही कि भारत ने कभी भी ओआईसी को प्रभावित करने का प्रयास नहीं किया। हाँ, भारत के ओआईसी के साथ संबंध बिना सदस्य देश होते हुए भी मजबूत हैं, और ओआईसी के सदस्य देशों के साथ भारत ने अच्छे संबंध अपने बनाए हैं, अपने जो है कि व्यवहार को अच्छा रखा, इसलिए हमको वहाँ से पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलता है। लेकिन यदि अगर पाकिस्तान इससे अलग होकर नया गुट बनाता है तो मेरा मानना है कि भारत को इसमें शामिल हो जाना चाहिए। इससे क्या होगा, सऊदी अरबिया से लेकर बाकी जो भी ओआईसी के सदस्य देश रहेंगे, जो मुस्लिम बहुल देश हैं, उनसे क्या होगा, भारत को काफ़ी ज़्यादा सहायता मिलेगी और पाकिस्तान को काउंटर करना आसान होगा। अगर भारत ने क्या किया, सदस्यता इस बार भी छोड़ दिया, तो चीन फिर क्या करेगा, कैश करेगा ओआईसी का जो है कि यूज करके वह भारत के खिलाफ जो है कि गलत स्टेटमेंट दिलवा सकता है। दूसरा यहाँ पे ये भी किया जा सकता है कि जिस तरह से ओआईसी के माध्यम से या पाकिस्तान के माध्यम से चीन जो है कि अपनी स्ट्रेटेजी को आगे बढ़ा रहा है, चाहे वो इन्वेस्टमेंट के तौर पे हो या फिर जो है कि किसी भी प्रकार के एजेंडे को लेकर आगे बढ़ने को, तो भारत को थोड़ा सा यहाँ पे एक चीज़ सोचना होगा कि यदि हम ओआईसी से बहुत दूर रहते हैं तो भी हमारे लिए कोई अच्छी कंडीशन नहीं है। होता क्या है कि जब आप एक संगठन के भाग होते हैं और आपका उसमें कद जब बड़ा होता है तो आपकी बात न सिर्फ सुनी जाती है, बल्कि अगर आपके खिलाफ कोई बोल रहा है तो भी आप उससे बातचीत करके चीज़ों को काफ़ी डील कर सकते हैं। तो इसलिए आने वाले समय में हो सकता है कि भारत इसका सदस्य देश बन जाए, लेकिन भारत जब सदस्य देश इसमें शामिल होगा तो इसके जो उद्देश्य हैं, इसके जो मोटो हैं, इसके जो विजन है, इसमें भी परिवर्तन की आवश्यकता हो। आने वाले समय में देखना होगा कि पाकिस्तान किन देशों के साथ जो है कि एक नया गुट बनाता है, या फिर क्या ओआईसी पाकिस्तान की धमकी से डर कर क्या जो है कि भारत के खिलाफ कोई स्टेटमेंट देता है। ये सभी चीज़ें आने वाले समय में पता चले। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।